गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर 3 हम लोग कल ही स्टार्ट किए थे। कल हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया जिसमें मांग का नियम और मांग की लोच है। ये चैप्टर 3 है, मांग का नियम और मांग की लोच। बहुत सारे बुक्स में मांग का नियम अलग चैप्टर दिया है और मांग की लोच अलग चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन चूंकि हमें मांग का नियम और मांग की लोच पढ़ना है इसलिए मैं एक ही चैप्टर में इन दोनों विषयों को कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है। कल हमने मांग का नियम में पढ़ा कि मांग किसे कहते हैं, मांग का क्या महत्व है और मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। मैं आपको मांग को प्रभावित करने वाले कारक ही लिखवा रही थी, जिसमें हमने पहला देखा था वस्तु का मूल्य और दूसरा देखा था संबंधित वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, जिससे हमने आपको बताया था कि संबंधित वस्तु दो प्रकार की होती है। पहला प्रतिस्थापन वस्तु और दूसरी होती है पूरक वस्तु। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। थर्ड नंबर से हम आपको लिखवा रहे हैं। थर्ड नंबर जो मांग के नियम को बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित करता है वो होता है आदत, रुचि एवं फैशन में परिवर्तन। एवं फैशन में परिवर्तन। जैसे कि हम लोग आज देखते हैं कि फैशन हमेशा बदलते रहता है। अगर हम कपड़ों की बात करें तो जैसे जैसे कपड़े फिल्मों में स्टार्स पहनते हैं उसी तरह के कपड़े हम भी पसंद करने लगते हैं, तो उस तरह से हमारी फैशन में चेंजेस आ जाती है। आदत में, रुचि में, ये एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा बदलते रहता है, क्योंकि हम एक तरह की चीज़ें करते करते बोर हो जाते हैं तो हम दूसरे तरफ रुचि देने लगते हैं कि वो चीज़ ज़्यादा अच्छा है, वो फैशन ज़्यादा अच्छा है, तो हम उसे अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आदत, रुचि और फैशन में जो परिवर्तन है वो मांग को पूरी तरह से प्रभावित करता है। फोर्थ नंबर आप लिखें जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन। जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन। अब इसे हम अगर समझना चाहें तो ये बहुत इजी है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मौसम चेंज होता है, जैसे मान लीजिए बरसात का मौसम है, जैसे अभी चल रहा है, तो बरसात के मौसम में क्या चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है, छाता है, रेनकोट है, ये सब हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगती है, जिससे हम लोग उसे ख़रीदना शुरू कर देते हैं। उसी तरह जब ठंड का मौसम आता है तो हम स्वेटर्स ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जलवायु और मौसम भी हमारी रुचि में और हमारी ज़रूरतों में जो परिवर्तन होता है उसमें परिवर्तन से हम दूसरे सामानों की मांग करने लगते हैं। 5 नंबर में हम देखते हैं जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या में परिवर्तन। हम देखते हैं कि जनसंख्या में परिवर्तन भी मांग को पूरी तरह से प्रभावित करता है। 6 नंबर है समय में परिवर्तन। समय में परिवर्तन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का जो गैप होता है उसे समय का परिवर्तन कहते हैं। जैसे पहले के लोग जो कुछ पसंद करते थे, अब हम लोग बोलते हैं नहीं वो पुराना हो गया, वो चीज़ हम लोगों को पसंद नहीं आती। उसी तरह जो अभी हम पसंद करें वो हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह से समय में परिवर्तन मांग में परिवर्तन कराता है। ठीक है। जो उस समय में चल रहा था वो अभी नहीं चलेगा, जो अभी चल रहा है वो कुछ दिन के बाद नहीं चलेगा। तो इस तरह समय में परिवर्तन भी मांग को पूरी तरह से मांग को प्रभावित करता है। 7 नंबर हम लोग ले लेते हैं अनुमान में परिवर्तन। अनुमान में परिवर्तन। अनुमान का मतलब क्या होता है? आप अनुमान का मतलब क्या समझते हैं? किसी चीज का अनुमान लगाना। जैसे कि हम लोग अक्सर किस चीज का अनुमान लगाते हैं? लगभग हम लोग अनुमान लगाते हैं आज बारिश होने वाली है। ठीक है। हम लोग अनुमान लगाते हैं आज बारिश होने वाली है। हम कंफर्म नहीं है कि ऐसा होगा, बट हम अनुमान लगा रहे हैं कि आज बारिश होने वाली है। इसी तरह मांग को भी अनुमान जो तत्व है, जब हम लोग कोई बिजनेस को, व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि लोग ऐसा कुछ डिमांड कर सकते हैं, ऐसा कुछ डिमांड कर सकते हैं। तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम अनुमान में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं 8 नंबर
8 नंबर में आता है आविष्कार। जैसे जैसे नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, पुरानी चीज़ों का मांग समाप्त होती जा रही है। देखिए आविष्कार जो है वो पुरानी चीज़ों के मांग को ख़त्म करने के लिए बहुत मेन तत्व है ये, ठीक है। आविष्कार, नई नई चीज़ों का जब आविष्कार हो रहा है तो पुरानी चीज़ों का डिमांड ख़त्म हो जा रहा है। लोग नई चीज़ें ही चाहते हैं, नई चीज़ें ही लेना चाहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल में मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे पहले टीवी, बहुत बड़ी टीवी आती थी, मोटी सी टीवी होती थी, चौड़ी सी टीवी होती थी, लेकिन अब क्या चल रहा है, एलसीडी चल रहा है। हम पतली सी टीवी को दीवार में टांग के आराम से रख सकते हैं, जिससे हमारे जगह भी बच जाती है और वो खूबसूरत भी दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं जब नया आविष्कार होता है तो पुराने चीज़ों की मांग खत्म हो जाती है। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर और लैपटॉप, पहले हम एक कंप्यूटर लेते थे, उसके लिए कंप्यूटर टेबल लेते थे, उसे उसमें एडजस्ट करते थे, पर अब क्या करते हैं, लैपटॉप लेते हैं, उसे अपने बैग में भी रख सकते हैं और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे वो यूज़ हो सकता है। तो आविष्कार भी हमारे मांग को पूरी तरह से परिवर्तन करता है। 9 नंबर में आ जाएगा विज्ञापन। विज्ञापन भी हमारी रुचि और मांग को बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित करता है। हम लोग एक जो चीज़ का एग्ज़ाम्पल देखते हैं, हम लोग जिस चीज़ का एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ का ऐड देख रहे हैं, अब हम लोग ऐड के द्वारा ये पता लगाते हैं इस चीज़ का ऐड दे रहा है तो ये अच्छा हो सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि विज्ञापन भी हमारी मांग को प्रभावित करती है। और 10 एंड लास्ट है आय के वितरण में परिवर्तन। आय के वितरण में परिवर्तन, ये तो सबसे मेन कारक भी हो जाएगा। अगर हमारी आय एक जैसी है तभी हम अच्छे से खरीदारी करेंगे। अगर हमारी आय के वितरण में परिवर्तन होता है तो मांग में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने देख लिया कि मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि मांग की तालिका दो प्रकार की होती है। मांग की तालिका दो प्रकार की होती है। मांग की जो तालिका है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन? पहला होता है व्यक्तिगत मांग की तालिका। व्यक्तिगत मांग की तालिका। और दूसरा हो जाता है बाजार मांग की तालिका। बाजार मांग की तालिका। बाजार मांग की तालिका, ठीक है। पहला हम देख लेते हैं व्यक्तिगत मांग की तालिका किसे कहते हैं। जो व्यक्तिगत मांग को दर्शाती है उसे व्यक्तिगत मांग की तालिका कहते हैं। जैसे हम बता देते हैं आप लोग को, व्यक्तिगत मांग हम किसे कहेंगे। जब भी कोई एक व्यक्ति, मान लो मैं बाजार गई और बाजार से कुछ सामान खरीद के ले आई और मेरे लिए कोई मांग की तालिका बनाना है तो वो हो गया व्यक्तिगत मांग की तालिका, जिसमें हर एक व्यक्ति के मांग की तालिका बनाई जाती है। पर बाजार मांग की तालिका हम किसे कहते हैं, जिसमें बाजार में लेने वाले सभी व्यक्तियों को सम्मिलित कर दिया जाता है, उसे बाजार मांग की तालिका कहते हैं। जैसे मान लो मैं बाजार से कुछ सामान लेके आई, उसके बाद मनीषा गई, मनीषा कुछ सामान लेके आई, उसके बाद कोई और बच्चा गया वो लेके आया, उसके बाद कोई और लेके आया, तो उन सब का बाजार मांग की तालिका का मतलब हो जाएगा कि हमें सबके लिए तालिका बनानी है, कौन बाजार से कितना सामान लेके आया है, और लास्ट में फिर बाजार मांग में मुझे वो सारे मांग को जोड़ देना है, तो वो बाजार मांग निकल जाएगा, जिससे व्यक्तिगत मांग की तालिका और बाजार मांग की तालिका अलग अलग हो जाएगी। तो इसे मैं पूरी तरह से आपको बनाकर स्पष्ट करूंगी। बाजार मांग की तालिका और व्यक्तिगत मांग की तालिका को कल मैं आपको इसे बोर्ड पे बनाकर क्लियर कर दूंगी, और इसके साथ साथ
इसके साथ साथ जो और भी उससे रिलेटेड चित्र है उसे भी मैं बता दूंगी। तो ये चैप्टर में व्यक्तिगत मांग की तालिका और बाजार मांग की तालिका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे आपसे कहना है कि ये जो नोट्स मैं दे रही हूँ उसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करें, क्योंकि ये जो नोट्स है ये इम्पॉर्टेंट्स है, इन्हें आपको पढ़ना होगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और सारे बच्चे वीडियोस को देखें और वीडियोस को देखने के बाद उसे कॉपी में लिखें और मुझे अपना रोल नंबर भेजेंगे, तो उसमें अपना नाम और अपना रोल नंबर लिख के सेंड करेंगे। थैंक यू।